नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कल की कड़ी में जो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास की कड़ी है, उसमें हमने 3 वीडियो बनाया है। तो अगली कड़ी में अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। और भारतीय संविधान में जो चार्टर्ड एक्ट का जो है 1813 के बाद का प्राविधान था, 1833 का। तो चार्टर्ड एक्ट 1833 में किया क्या गया। चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या हुआ कि शासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। केंद्रीकरण का तात्पर्य यह है कि शक्ति किसी एक के हाथ में जो है केंद्रित होना, यानी गवर्नर जनरल के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि गवर्नर जनरल शक्तिशाली हो गया भारतीय परिक्षेत्र के लिए, तथा चाय एवं चीन के साथ व्यापार जो प्रतिबंधित था, उसके बाद जैसे व्यापारिक एकाधिकरण की बात हुई थी, व्यापारिक एकाधिकरण में जो है कंपनी का प्रभुत्व था, तो बाद में व्यापार का विकेंद्रीकरण किया गया और कंपनी के सिर्फ जो है अधिकारों को कुछ सीमित किया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार केवल छोड़ करके बाकी सारे व्यापार सभी कर सकते थे। अब उसको भी क्या किया गया कि कंपनी के अधिकार क्षेत्र से छीन लिया गया। तो हम थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे, उसके बाद फिर उसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। आगे भी डालते हैं। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत सबसे पहला प्राविधान जो हुआ वो शासन के केंद्रीकरण का, शासन के केंद्रीकरण का। शासन का केंद्रीकरण किया गया, किसमें? गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद में। अब शासन का जो एक मूल बिंदु बना वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बना, यानी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के माध्यम से जो है शासन भारत में किया जाने लगा। और दूसरा क्या हुआ कि जो व्यापार का था, व्यापार की स्थिति ये थी कि व्यापार का जो है व्यापार जो है वो जो व्यापार जो चीन और चाय का कंपनी के एकाधिकार में था, उसे समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ कि चीन और चाय का व्यापार, यानी चीन के साथ व्यापार जो था और चाय का जो व्यापार था, अब इस पे सिर्फ कंपनी का अधिकार नहीं रह गया, क्योंकि ये भी व्यापारिक एकाधिकार क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अब उसमें जो है जो प्रशासनिक और जो है कंपनी का एक और अधिकार बढ़ाया गया, जैसे कंपनी के आर्थिक दायित्व के साथ साथ व्यापारिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक दायित्व जो है राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व क्या हुआ, सौंपा गया।
सौंपा गया। अब इसमें हुआ क्या कि कंपनी के पास सबसे पहले क्या था कि केवल आर्थिक उत्तरदायित्व था, जैसे व्यापार करना, पैसे धन का इकट्ठा करना, ये सारे कार्य थे कंपनी के। लेकिन अब कंपनी के साथ हुआ क्या कि उसको राजनीतिक उत्तरदायित्व और प्रशासनिक उत्तरदायित्व, ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा रूप में उसको जो है अलग से जो है दी गई कि ये आर्थिक के साथ साथ ये राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व भी संभालेगा। और इस राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व से क्या किया गया, गवर्नर जनरल को जो है इसमें श्रेष्ठ बनाया गया कि गवर्नर जनरल जो है और उसकी परिषद, ये जो है प्रशासनिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व जो भी होगा, आर्थिक उत्तरदायित्व कंपनी का, उसका वो प्रमुख होगा। अब इसमें एक प्रावधान और किया गया कि कानून का, जो भी कानून बनाए गए, कानूनों का लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध कह लीजिए कि संहिताकरण, ब्रैकेट में संहिताकरण, संविधानों का या कानूनों का जो भी अधिनियम बने थे, जो भी कानून बने थे, उनका संहिताकरण किया गया। इससे निर्णय लिया गया कि अब जब अभी तक जो भी कानून जुबानी है उनको क्या किया जाए, एक जगह इकट्ठा किया जाए। और गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को, इसमें थोड़ा सा जो है बहुत नीचे जाएंगे तो दिखेगा नहीं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। तो लिख ही देते हैं थोड़ा सा जो है, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को कानून निर्माण की शक्ति अब पूरे भारत के लिए दी गई। अब इसमें कानून निर्माण की जो शक्ति दी गई गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को, उसमें पहले क्या था कि पहले वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा बंबई के लिए ही कानून बना सकता था, जो एक कंपनी का अधिकार क्षेत्र था। लेकिन अब क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा जो कानून निर्माण की शक्ति थी वो अब पूरे भारत के लिए, यानी जो ब्रिटिश भारत था उस समय का, पूरे ब्रिटिश भारत के लिए जो क्या किया गया कि कानून निर्माण की शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दिया गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये कानून निर्माण की जो शक्ति दी गई थी, इसमें कानून निर्माण में इसमें जो है नियंत्रक परिषद, नियंत्रक मंडल, यानी नियंत्रक मंडल जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये क्या करता था, इस पे विशेष परिस्थिति में क्या करता था, इन कानूनों को निरस्त कर सकता था, निरस्त कर सकती थी। तो नियंत्रक मंडल जो है वो, नियंत्रक मंडल विशेष परिस्थितियों में क्या कर सकता था कि जो ये गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा बनाया गया कानून है उसको विशेष परिस्थितियों में निरस्त कर सकता था, जिससे क्या हुआ कि इसको एक प्रकार से वीटो करने का अधिकार प्राप्त हो गया। और इस जो कानून निर्माण की प्रक्रिया थी, अब इसे एक्ट ना कहते अधिनियम कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, अधिनियम। अब ये क्या हो गया, अधिनियम हो गया। तो अब इसमें ये सारे प्रावधान हुए, और भी कुछ प्रावधान है जिससे हम आगे भी ऊपर का मिटा के लिखते हैं, जिसे आप लोग भी इसको देखिएगा। तो अब इसको अधिनियम कहा जाने लगा, एक्ट ना कह करके।
क्योंकि लिपियों का संहिताबद्धकरण कर दिया गया, जिसमें क्या हुआ, एक तरह से एक लिखित संविधान जो है प्रस्तुत किया गया। और इसमें एक प्रावधान किया गया कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनियों में जो रंग, धर्म और जात के भेद के आधार पर नियुक्तियों के लिए प्रतिबंधित किया गया था कि जात, विशेष धर्म और विशेष समुदाय से अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस तरह के उनके वहाँ के जो है अधिकारी थे, उनके मन में ये सारी भावनाएं रहती थी। तो इसको समाप्त करने के लिए एक जो है विधि बनाई गई, यानी रंग, धर्म, जाति के आधार पर नियुक्ति न करने को प्रतिबंधित किया गया। इसमें यह भी कानून बनाया गया कि किसी को रंग, धर्म, जाति आदि भेदभाव से जो है मूलवंश के आधार पर, यानी एक और लिख दीजिए मूलवंश, इन सब के आधार पर क्या हुआ कि कंपनी में नियुक्ति के लिए, कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जो प्रतिबंधित किया गया था रंग, धर्म, जाति और मूल वंश के आधार पर, उस प्रतिबंध को हटाने के लिए एक कानून बनाया गया, जिससे अब जो है रंग, धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। और कंपनी को भारत में ट्रस्टी बनाया गया, शासन का ट्रस्टी बनाया गया। शासन का ट्रस्टी बनाया गया, जिससे अब क्या हुआ कि एक कंपनी को जो है क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने के लिए एक ट्रस्ट के रूप में प्रयोग किया गया, जो 20 वर्षों के लिए अपने शासन को जो है चलाएगा। यानी 20 वर्ष के लिए इसकी ट्रस्टीशिप घोषित की गई, और ये जो है भारत में ब्रिटिश शासन का उत्तरदायित्व संभालेगा, और ये ब्रिटिश शासन का जो है ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगा। तो इसके जो है ये प्रावधान किया गया। अगला प्रावधान है कि भारत में जो कानून बनाए जाएंगे, यानी जो बजट पेश करने की परंपरा थी, बजट के लिए, यानी भारत के लिए बजट का प्रावधान किया गया। बजट का प्रावधान किया गया। इसके पहले भारत के लिए कोई किसी विशेष प्रकार का बजट नहीं होता था। जो भी यहाँ के राजस्व वसूली की जाती थी, उसी से खर्च भी किया जाता था, और उसी से जो है विदेशों में पैसा भी जाता था अंग्रेजी सरकार को। तो अब क्या किया गया, भारत के लिए एक बजट घोषित किया गया कि इस बजट के आधार पर जो है यहाँ पर खर्च होगा। यही पूरे संपूर्ण भारत के लिए जो है इस तरीके के बजट की घोषणा की गई। और ये पहली बार देखा गया कि इन कानूनों का जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि संविधान के निर्माण का जो आंशिक स्वरूप है, हमारे भारतीय संविधान के निर्माण का जो आंशिक स्वरूप है, वो इस अधिनियम, इस एक्ट के द्वारा जो है थोड़ा बहुत झलकता है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे जो है, इसमें इतना ही है, बाकी 1833 के अधिनियम में। आगे हम बात करेंगे 1853 के चार्टर्ड एक्ट की बात करेंगे। चार्टर्ड एक्ट 1853। आगे 1853 में जो है वो और भी प्रावधान किए गए। भारत के शासन को और भी अच्छे तरीके से, सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई जो अंग्रेजों के हित के लिए थी।
और भारतीयों के हित के लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन भारतीयों के हित से ज़्यादा अंग्रेजों के हित के लिए थी। तो आइए बात करते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर्ड एक्ट। अब 1853 के चार्टर्ड एक्ट में क्या हुआ कि जो कंपनियों में कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी, वो पहले क्या होती थी कि डायरेक्ट जो है वो चुन लिए जाते थे उसके उनके अधिकारियों द्वारा, या फिर जो है जो भी उसमें मुख्य रहता था कंपनी का जिस ऑफिस में, उस हिसाब से चुन ली जाती थी। तो अब किया क्या गया कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति जो होगी वो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगी, और जो है इसमें क्या होगा कि प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाएंगी, और प्रतियोगी परीक्षाओं को जो पास करेगा वही कंपनी का कर्मचारी बन सकता है। यानी कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति अब कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति अब क्या होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगी। प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। अब वो डायरेक्ट नियुक्ति की जो परंपरा थी उसको समाप्त कर दी गई। अब क्या हुआ कि प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाला जो पास करेगा इन प्रतियोगी परीक्षाओं को, उसको जो है कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब इसमें जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। अब गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी हो गई? पहले 3 थी, पहले 4 थी शुरू में, उसके बाद 3 थी, फिर जो है 4 हो गई, और इस चौथे सदस्य को विधि सदस्य कहा गया। यानी ये जो है गवर्नर जनरल की परिषद को सलाह देने के लिए, गवर्नर जनरल की परिषद को विधिक सलाह देने के लिए एक और सदस्य बनाया गया, और इस सदस्य को क्या कहा गया? विधि सदस्य कहा गया। और ये जो है विधि सदस्य कहाँ से आता था? ये ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि था। इसमें क्या हुआ कि जो इसके कंपनी के अधिकार क्षेत्र थे, यानी जो 20-20 साल का जो है चार्टर्ड एक्ट होता था ना, 20-20 साल का जो है, तो 20-20 वर्ष के लिए जो भी प्रावधान किए गए थे, अब इसको क्या किया गया, इसके माध्यम से 20 वर्ष के लिए और कंपनी का शासन बढ़ा दिया गया। तो अगला इसमें प्रावधान किया गया था कि इसके अधिकार क्षेत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और कंपनी के जो ये क्या नाम के अधिकार, कंपनी के जो विधायी कार्य थे, विधायी और प्रशासनिक कार्य, इनको जो है अलग अलग कर दिया गया। यानी जो इसके जो है विधायी कार्य थे, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया, और विधि निर्माण के लिए भारत के संदर्भ में विधि निर्माण के लिए एक जो है भारत परिषद का गठन किया गया, 12 सदस्यीय विधान परिषद, जो सिर्फ विधि का निर्माण करती थी। यानी विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया, और विधि निर्माण के लिए
विधि निर्माण के लिए एक विधान परिषद 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। अब इस 12 सदस्यीय विधान परिषद में होता कौन कौन था? तो 12 सदस्यीय विधान परिषद में जो है 12 सदस्यीय विधान परिषद में एक होता था कमांडर इन चीफ, दूसरा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के, यानी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के इसमें जो है कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के जो है वो 4 सदस्य होते थे। 4 सदस्य ये जो है कमांडर इन चीफ एक होता था, दूसरा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद से क्या होते थे 4 सदस्य, ये 6 सदस्य हो गए। और 6 सदस्यों को जो है 6 सभासदों को सभासद कहा जाता था इनको, जो प्रांतों से चुनकर आते थे उन्हें सभासद कहा जाता था। और इन सभासदों की नियुक्ति क्या होती थी? 6 सभासदों का प्रतिनिधित्व जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर, ये जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर क्या होता था? इनकी 6 सभासदों की नियुक्ति की जाती थी। और ये 6 सभासद जो है वो बंगाल, उड़ीसा, बम्बई तथा आगरा से आते थे। यानी ये जो है बंगाल, बम्बई, उड़ीसा क्या मद्रास, बंगाल, मद्रास, बम्बई तथा आगरा से, इन जो है 4 प्रांतों से क्या होता था 6 सभासद चुनकर आते थे। और ये जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पास किए गए किसी कानून को वीटो करने का अधिकार किसको था? वीटो करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। इस अधिनियम में जो वीटो का, जो वर्तमान में राष्ट्रपति के वीटो का जो है, वीटो की शक्ति आपको झलक दिखाई पड़ती है भारतीय संविधान में, उसका जो है सूत्रपात यहीं से हुआ कि गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति दी गई। अब वीटो की शक्ति दी गई तो उसमें जो है क्या हुआ कि जैसे इसके परिषद द्वारा जो भी कानून बनाए जाते थे, यानी जो 12 सदस्यीय विधान परिषद थी, इसके जो कानून बनाए जाते इसके द्वारा, और उस पर वीटो करने का अधिकार किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को। अब गवर्नर जनरल और पावरफुल हो गया इस स्थान से। अब ये जो है चार्टर्ड एक्ट के इतिहास में अंतिम चार्टर्ड एक्ट था। यह जो है अंतिम चार्टर्ड एक्ट था, इसके बाद चार्टर्ड एक्ट नहीं हुआ। तो ये अंतिम चार्टर्ड एक्ट था। इसके बाद अधिनियम की जो है सारी चीजें जो है आती हैं। ये जो भारतीय चार्टर्ड एक्ट का इतिहास है उसमें जो है अंतिम चार्टर्ड एक्ट था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 1853 के जो है इस चार्टर्ड एक्ट में जो भी प्राविधान थे हमने आपको बताए, और आगे भी जो भी प्राविधान जो है होंगे हम आपको अगले जो है वीडियो में बताएंगे आगे के लिए। और अब तक के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो जो है देखने में परेशानी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।